पहला क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि वे निम्नलिखित में से किसको किनको संसद के पटल पर रखवाए। भारत के राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि किसको जो है वो संसद के पटल पर रखवाए। तो राष्ट्रपति का कर्तव्य है कि संघ वित्त आयोग की सिफारिशों को संसद पटल पर रखवाए। नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदनों को संसद के पटल पर रखवाए। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिवेदनों को संसद पटल पर रखवाए। राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है। तो इसमें ये ध्यान रखना, लोक लेखा समिति के प्रतिवेदनों को रखवाना राष्ट्रपति का कर्तव्य नहीं है। लोक लेखा समिति के प्रतिवेदनों को रखवाना राष्ट्रपति का कर्तव्य नहीं है। कर्तव्य है क्या? संघ वित्त आयोग की सिफारिशों को संसद पटल पर रखवाना, नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदनों को संसद पटल पर रखवाना, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिवेदनों को संसद पटल पर रखवाना। आगे बताए हैं संघ वित्त आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यानी वित्त आयोग की स्थापना और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना और सीएजी यानी कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। जबकि लोक लेखा समिति की स्थापना लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों को मिलाकर की जाती है। लोक लेखा समिति की स्थापना लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों को मिलाकर की जाती है। इसके अध्यक्ष की नियुक्ति यानी लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। ध्यान रखना, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति द्वारा संघ वित्त आयोग की सिफारिशों, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिवेदनों को क्रमशः संविधान के अनुच्छेद 281, 151 1, 338 6 के तहत संसद के पटल पर रखवाया जाता है। यानी जो है ये भी ध्यान रखना इसमें कि लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष होता है उसका जो है अध्यक्ष की नियुक्ति जो है लोकसभा अध्यक्ष करता है। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष करता है और संसद के पटल पर जो है राष्ट्रपति रखवाता है संघ वित्त आयोग की सिफारिशों को, सीएजी यानी कैग के प्रतिवेदनों को और SC ST राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिवेदनों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन सा संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति का नहीं है? तो राष्ट्रपति का संवैधानिक विशेषाधिकार नहीं है वित्तीय बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना। वित्तीय बिल को पुनर्विचार हेतु राष्ट्रपति नहीं लौटा सकता है। तो यह राष्ट्रपति का विशेषाधिकार नहीं है। यानी कोई विधेयक अगर धन विधेयक है तो उसको राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते। यानी वित्तीय बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना राष्ट्रपति का विशेषाधिकार नहीं है। राष्ट्रपति का विशेषाधिकार है क्या? साधारण बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना, साधारण बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना, लोकसभा को भंग करना, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना, ये राष्ट्रपति का विशेषाधिकार है। लोकसभा को भंग करना, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना, साधारण बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना। आगे इसका डिस्क्रिप्शन देख लो। राष्ट्रपति वित्तीय बिल को अनुच्छेद 111 के तहत अन्य साधारण बिलों की भांति या अन्य साधारण बिलों की तरह पुनर्विचार हेतु लौटा नहीं सकता। मतलब राष्ट्रपति जो है वित्तीय बिल को 111 अनुच्छेद के तहत जो है वह पुनर्विचार के लिए लौटा नहीं सकता, लेकिन अन्य बिलों को लौटा सकता है। जैसे साधारण बिल है तो लौटा सकता है, लोकसभा को भंग करने वाला बिल है उसको लौटा सकता है, और प्रधानमंत्री के नियुक्ति से संबंधित कोई बात है तो उसको पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है। नेक्स्ट, संसद के
लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? इंपॉर्टेंट है। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है, क्योंकि वास्तविक कार्यपालिका शक्ति केंद्रीय मंत्रिमंडल में निहित है। वास्तविक कार्यपालिका शक्ति केंद्रीय मंत्रिमंडल में निहित है। तो संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार करता है कौन? केंद्रीय मंत्रिमंडल। और तुमको मंत्रिमंडल में पता ही है, मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट मंत्री होते हैं, जबकि मंत्रिपरिषद में कैबिनेट, राज्य और उप मंत्री सभी शामिल होते हैं मंत्रिपरिषद में, और मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट मंत्री होते हैं। तो राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार करते हैं कौन? केंद्रीय मंत्रिमंडल, यानी कैबिनेट मंत्री राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन है भारत का राष्ट्रपति, कथन है भारत का राष्ट्रपति ब्रिटिश राजा से भिन्न है। सही है, भारत का राष्ट्रपति ब्रिटिश राजा से भिन्न है। कारण, भारत के राष्ट्रपति का पद अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलता है। तो कारण गलत है, कथन सही है। कथन सही है, भारत का राष्ट्रपति ब्रिटिश राजा से भिन्न है। कथन सही है, कारण गलत है। भारत के राष्ट्रपति का पद अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलता है, तो ये कारण गलत है इसमें। भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, और ब्रिटेन का राजा वंशानुगत है, वंशानुगत होता है, अतः दोनों भिन्न हैं। आगे कह रहे हैं भारत का राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रमुख है, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति वास्तविक प्रमुख होता है, अतः ये दोनों भिन्न हैं। इसलिए जो है ए सही है कि अमेरिका का, इसमें जो है ए सही है कि भारत का जो राष्ट्रपति है ब्रिटिश राजा से भिन्न है, ए सही है। और कारण गलत है, भारत के राष्ट्रपति का पद अमेरिकी राष्ट्रपति से मिलता है, ये गलत है, कारण गलत है। नेक्स्ट कथन है संसद, राष्ट्रपति संसद का भाग है। सही है, राष्ट्रपति संसद का भाग है। कारण, संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक बिना राष्ट्रपति की स्वीकृति के कानून नहीं बन सकता। तो कथन कारण दोनों सही है, कथन कारण की सही व्याख्या करता है। राष्ट्रपति संसद का भाग है, सही है। कारण, संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक बिना राष्ट्रपति की स्वीकृति के कानून नहीं बन सकता। राष्ट्रपति संसद का भाग है, संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक बिना राष्ट्रपति की स्वीकृति के कानून नहीं बन सकता। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक बिना राष्ट्रपति की स्वीकृति के कानून नहीं बन सकता। तो कथन कारण दोनों सही, कथन कारण की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट कथन है रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति में निहित है। कथन सही है, रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति में निहित है। कारण, प्रधान सेनापति की हैसियत से राष्ट्रपति की शक्तियां विधायी नियंत्रण से स्वतंत्र है। तो कारण गलत है, प्रधान सेनापति की हैसियत से राष्ट्रपति की शक्तियां विधायी नियंत्रण से स्वतंत्र हैं, कारण गलत है। कथन सही है, रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति में निहित है। कथन सही है, कारण गलत है। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे बिहार से। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। वह संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार राज्य से थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे बिहार राज्य से। आगे कह रहे हैं भारत के चौथे राष्ट्रपति थे। चौथे राष्ट्रपति कौन थे? वीवी गिरी। चौथे राष्ट्रपति कौन थे? वीवी गिरी। भारत के चौथे राष्ट्रपति थे वीवी गिरी। वीवी गिरी चौथे राष्ट्रपति थे। भारत के व्यक्ति के अनुसार चौथे राष्ट्रपति वीवी गिरी थे। पहले थे राजेंद्र प्रसाद, व्यक्ति के अनुसार ये 3 बार रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर राजेंद्र प्रसाद, राधाकृष्ण, जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन के बाद आपके आए हैं, जाकिर हुसैन के बाद वीवी गिरी। तो ध्यान रखना, राजेंद्र प्रसाद जी, राधाकृष्ण, राजेंद्र प्रसाद, राधाकृष्ण, जाकिर हुसैन, वीवी गिरी।
राजेंद्र प्रसाद, राधा कृष्ण, जाकिर बाबू, जाकिर हुसैन और वीवी गिरी। तो चौथे नंबर के राष्ट्रपति हैं रहे हैं भारत के वीवी गिरी, वीवी गिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 अवधि के लिए भारत के राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 2 अवधि के लिए भारत के राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 3 अवधि तक राष्ट्रपति रहे हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1950 से 52 तक, 1950 से 52 तक और 52 से 57 तक। पहला कार्यकाल रहा इनका 1950 से 52 तक, दूसरा कार्यकाल 52 से 57 तक और तीसरा कार्यकाल 57 से 62 तक, 57 से 62 तक, यानी 50 से 52, 52 से 57 और 57 से 62 तक भारत के राष्ट्रपति रहे थे राजेंद्र प्रसाद, जिसमें से 26 जनवरी 1950 को वे संविधान के अध्यक्ष होने के कारण भारत के राष्ट्रपति बने थे। कह रहे हैं वे संविधान के अध्यक्ष होने के कारण भारत के राष्ट्रपति बने थे तथा 1952 एवं 57 में वे क्रमशः प्रथम द्वितीय राष्ट्रपति चुनाव में राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। नेक्स्ट, सर्वसम्मत से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति थे एन संजीव रेड्डी, निर्विरोध चुने गए थे। सर्वसम्मत से यानी निर्विरोध चुने गए थे भारत के राष्ट्रपति। कौन वो थे? आपके निर्विरोध चुने गए थे एन संजीव रेड्डी, एन संजीव रेड्डी। एन संजीव रेड्डी सर्वसम्मत से भारत के राष्ट्रपति चुने जाने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं और इनका कार्यकाल रहा है 77 से 82 के बीच में। एन संजीव रेड्डी निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति रहे हैं भारत के और 77 से 82 तक इनका कार्यकाल रहा है, 1977 से 82 तक। नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध चुने गए थे। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मत से चुने जाने का अभी तक का एकमात्र उदाहरण है नीलम संजीव रेड्डी। भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मत से चुने जाने का अभी तक एकमात्र उदाहरण है नीलम संजीव रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी। अब इसमें कार्यकाल दिया है राष्ट्रपतियों का, इसका मिलान करना है। तो आपके पहले इसमें देखेंगे स्टार्टिंग से उनका कार्यकाल मिलान करिए। जाकिर हुसैन 67 से 69, जाकिर हुसैन 67 से 69। देखो पहले रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये 57 से 62 तक, फिर 62 से 67 रहे हैं राधा कृष्णन जी, 62 से 67 राधा कृष्णन जी रहे हैं। भाई 57 से 62 तक राजेंद्र प्रसाद जी रहे, 62 से 67 तक रहे हैं राधा कृष्णन, 62 से 67 राधा कृष्णन और राधा कृष्णन के बाद आए हैं 67 से 69 रहे हैं जाकिर हुसैन, 67 से 69 जाकिर हुसैन। फिर 69 से 74 आए हैं वीवी गिरी, 69 से 74 वीवी गिरी। और वीवी गिरी के बाद आए हैं 5वें नंबर पर फखरुद्दीन अली अहमद। वीवी गिरी रहे 69 से 74, भाई जाकिर हुसैन रहे और 67 से 69, 67 से 69 जाकिर बाबू, 69 से 74 वीवी गिरी, 69 से 74 वीवी गिरी। फिर फखरुद्दीन अली अहमद 74 से 77, 74 से 77। फिर 77 से 82 आ गए एन संजीव रेड्डी, एन संजीव रेड्डी, एन संजीव रेड्डी। तो सबसे पहले व्यक्ति के अनुसार बता रहे हैं, सबसे पहले राजेंद्र प्रसाद, फिर राधा कृष्ण, जाकिर हुसैन, राजेंद्र बाबू, राधा कृष्णन, जाकिर हुसैन, वीवी गिरी, राजेंद्र बाबू, राधा कृष्णन, जाकिर हुसैन, वीवी गिरी। अब वीवी गिरी के बाद आया है फखरुद्दीन अली अहमद, एन संजीव रेड्डी। फखरुद्दीन अली अहमद 74 से 77 रहे हैं, फखरुद्दीन अली अहमद 74 से 77 और संजीव रेड्डी साहब आए हैं 77 से 82। तो राजेंद्र प्रसाद राधाकृष्णन, राजेंद्र प्रसाद राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, वीवी गिरी, वीवी गिरी, जाकिर हुसैन, वीवी गिरी। वीवी गिरी के बाद है फखरुद्दीन अली अहमद, फखरुद्दीन अली अहमद, एन संजीव रेड्डी, फखरुद्दीन अली अहमद, फिर आए हैं एन संजीव रेड्डी। नेक्स्ट,
कह रहे हैं कि कौन राष्ट्रपति होने से पूर्व भारत के उपराष्ट्रपति पद पर आसीन नहीं रहा? तो नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी ऐसे राष्ट्रपति हैं जो उपराष्ट्रपति पद पर आसीन नहीं रहे। नीलम संजीव रेड्डी ऐसे राष्ट्रपति हैं जो उपराष्ट्रपति पद पर आसीन नहीं रहे। भारत के राष्ट्रपतियों में कौन दार्शनिक राजा अथवा दार्शनिक शासक के रूप में जाना जाता है? डॉक्टर राधाकृष्णन। क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपतियों में कौन दार्शनिक राजा अथवा दार्शनिक शासक के रूप में जाना जाता है? तो वो है डॉक्टर राधाकृष्णन। डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दार्शनिक राजा अर्थात अथवा जो है दार्शनिक शासक के रूप में जाना जाता है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबद्ध रहा? वीवी गिरी। भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबद्ध रहा? वीवी गिरी। वीवी गिरी भारत के चौथे राष्ट्रपति वीवी गिरी, 69 से 74 इनका कार्यकाल है। वीवी गिरी साहब जो है ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबद्ध रहे। वीवी गिरी ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबद्ध रहे हैं। वीवी गिरी वह 2 बार अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के भी अध्यक्ष रहे। तो वीवी गिरी ऐसे राष्ट्रपति थे भारत के जो कि ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबद्ध रहे। वीवी गिरी ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबद्ध रहे हैं, वीवी गिरी। नेक्स्ट, भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ये व्यक्ति के अनुसार 11वें राष्ट्रपति रहे। 2002 से 2007 तक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति पद पर रहे हैं। 2002 से 2007 तक इनको जो है मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है, क्योंकि उन्हीं के निर्देशन में प्रारंभ एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम के फलस्वरूप भारत त्रिशूल, पृथ्वी, अग्नि जैसी मिसाइलों के विकास द्वारा इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सका। तो मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है किसको? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को। और ये 11वें राष्ट्रपति रहे व्यक्ति के अनुसार, और ये जो है 2002 से 2007 तक इनका कार्यकाल रहा है। नेक्स्ट, भारत के निम्न मुख्य न्यायाधीशों में से किस एक ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है? तो जस्टिस एम हिदायतुल्लाह। जस्टिस एम हिदायतुल्लाह ने 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक 20 जुलाई से 24 अगस्त 1969 के दौरान कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है वो मुख्य न्यायाधीश हैं जस्टिस एम हिदायतुल्लाह। जस्टिस एम हिदायतुल्लाह ने जो है राष्ट्रपति के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कौन सा असंगत है? राजेंद्र प्रसाद, राधाकृष्ण, जाकिर बाबू और जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू असंगत है। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री रहे थे, और बाकी राजेंद्र बाबू, राधाकृष्णन, जाकिर बाबू ये सब जो है भारत के राष्ट्रपति रहे हैं। कह रहा कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें जरा जानेंगे कौन सा कथन असत्य है। पहला कथन मैं पढ़ता हूँ, राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। सही है, पहला कथन सही हो गया। राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति बनता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति बनता है, ये भी सही है। उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है, ये गलत है। उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है, ये गलत है। नेक्स्ट कथन देखेंगे, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ये भी सही है। तो ए बी डी सही है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू थे। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापतित्व करता है। राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। अब हम लोग देखेंगे उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जो होता है अनुच्छेद 66 के अनुसार होता है, जान लो पहले। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 66 के अनुसार संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा
संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संकरणीय मत द्वारा होता है। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संकरणीय मत प्रणाली द्वारा उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कथन है, कह रहे हैं अपने कार्यकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। कथन सही है। अपने कार्यकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। कथन सही है। आगे बता रहे राष्ट्रपति का पद संविधान के ऊपर होता है। कथन गलत, कारण गलत है। राष्ट्रपति का पद संविधान के ऊपर होता है, ये गलत है। कथन सही है। अपने कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, ये सही है। और राष्ट्रपति का पद संविधान के ऊपर होता है, ये गलत है। कारण गलत है। कथन सही है। नेक्स्ट, श्रीमती प्रतिभा पाटिल भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में क्रम क्या है? तो 12वां क्रम है। ये एपीजे अब्दुल कलाम के बाद बनी थी। हाँ, 12वां क्रम है आपके प्रतिभा पाटिल जी का। श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी का राष्ट्रपति के क्रम में जो है 12वां क्रम है। 12वां क्रम है। ये 2007 में जो है राष्ट्रपति बनी है, जबकि 2002 से 2007 तक जो है राष्ट्रपति रहे एपीजे अब्दुल कलाम जी, 11वें थे। और 11वें के बाद ये जो है 12वें राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने जुलाई 2007 में शपथ ग्रहण किया था। तो प्रतिभा पाटिल जी जो है, प्रतिभा पाटिल जी 11वें नंबर की जो है, 12वें नंबर की, 11वें नंबर पे तो एपीजे अब्दुल कलाम जी थे, 12वें नंबर की राष्ट्रपति रही हैं प्रतिभा पाटिल। 12वें क्रम के अनुसार 12वें नंबर पर राष्ट्रपति बनी है प्रतिभा पाटिल जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? तो जब वह राष्ट्रपति अपनी उस पर सहमति दे देता है तो वो विधेयक अधिनियम बन जाता है। क्वेश्चन था, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी प्रक्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है तो विधेयक अधिनियम बन जाता है। जब राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर देते हैं, अपनी अनुमति दे देते हैं, तो वह विधेयक अधिनियम बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको है? तो राष्ट्रपति को है। किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार राष्ट्रपति को है। किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार, किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को है। किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित घोषित करने का अधिकार, अनुसूचित घोषित करने का संवैधानिक अधिकार जो है राष्ट्रपति को है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है, वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता। यह उक्ति निम्न में से किस पर लागू होती है? तो राष्ट्रपति पर यह उक्ति लागू होती है। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता। यह उक्ति राष्ट्रपति पर लागू होती है। आगे बता रहे हैं, भारत के राष्ट्रपति में यद्यपि समस्त कार्यपालिका शक्ति निहित होती है परंतु वह शासन का मात्र औपचारिक प्रमुख होता है। भारत के राष्ट्रपति में यद्यपि समस्त कार्यपालिका शक्ति निहित होती है परंतु वह शासन का मात्र औपचारिक प्रमुख होता है और वास्तविक रूप से शासन संचालन प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद द्वारा किया जाता है, जो कि लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। मंत्रिपरिषद जो होती है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो इसको ध्यान रखना कि जो है यह जो है बात राष्ट्रपति के बारे में बताई गई है कि वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है। ये बात कही गई है राष्ट्रपति के बारे में। नेक्स्ट, भारत के पूर्व राष्ट्रपतियों में कौन बिहार का राज्यपाल रह चुका है? डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के पूर्व राष्ट्रपति रहे जाकिर हुसैन। ये बिहार के राज्यपाल रह चुके हैं पूर्व में। इसके पहले जो है बिहार के राज्यपाल थे,
उसके बाद जो है ये राष्ट्रपति बने थे जाकिर हुसैन। नेक्स्ट, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय में उपस्थित हुए थे। कौन से राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय में उपस्थित हुए थे जब सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति के निर्वाचन विवाद की सुनवाई कर रहा था? वीवी गिरी। कह रहे हैं कौन से राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय में उपस्थित हुए थे जब सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति के निर्वाचन विवाद की सुनवाई कर रहा था? वीवी गिरी। वीवी गिरी जो है सर्वोच्च न्यायालय में उपस्थित हुए थे। नेक्स्ट, राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किया गया था एडविन ल्यूटिनस द्वारा। राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किया गया था एडविन ल्यूटिनस द्वारा। एडविन ल्यूटिनस द्वारा राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किया गया था एडविन ल्यूटिनस द्वारा राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब हम लोग। ये जो है उपराष्ट्रपति जी से संबंधित है। क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक गण द्वारा किया जाता है जिसके सदस्य होते हैं संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। ध्यान रखना, उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है निर्वाचक गण में जो है संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य शामिल होते हैं। जबकि राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की अगर बात करें तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, जिसमें दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभाओं के भी निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। लेकिन उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य शामिल होते हैं। इसको ध्यान रखना, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य मिलकर जो है उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा। भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा। भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा। उपराष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा। नेक्स्ट, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किस तरह होता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किस तरह होता है? तो होता है लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों द्वारा सीधे चुनाव से। लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों द्वारा सीधे चुनाव से उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों द्वारा सीधे चुनाव से उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। नेक्स्ट कथन हम देखेंगे। कथन है, कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह राज्यसभा का सदस्य होने के लिए आहरित है। कथन सही है। कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह राज्यसभा का सदस्य होने के लिए आहरित है। तो कथन सही है। कारण, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पादेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पादेन सभापति होता है। तो ए आर दोनों सही है। आर ए का सही स्पष्टीकरण है। कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह राज्यसभा का सदस्य होने के लिए आहरित है। कथन सही है। कारण, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पादेन सभापति होता है। तो कथन कारण दोनों सही है। कथन कारण की सही व्याख्या है। नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें सही नहीं है उसको देख लेंगे हम। उपराष्ट्रपति से संबंधित सही कथन नहीं है उसको देखेंगे। उपराष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति के पास जनता के सदन के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता है। ये गलत हो गया, पहला गलत हो गया, क्योंकि उपराष्ट्रपति बनने के लिए लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता होनी चाहिए। लोकसभा का नहीं, राज्यसभा का। और इसमें दिया है जनता का सदन यानी लोकसभा का सदस्य, तो ये पहला गलत हो गया। गलत कौन सा है? उपराष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति के पास जनता के सदन के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता है, तो पहला गलत हो गया, क्योंकि उपराष्ट्रपति बनने के लिए राज्यसभा का सदस्य होने की
राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। तो पहला गलत हो गया। दूसरा कह रहे हैं किसी राज्य की विधायिका का सदस्य इस पद के लिए उम्मीदवार हो सकता है। तो सही है, किसी राज्य की विधायिका का सदस्य इस पद के लिए उम्मीदवार हो सकता है। नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति के पद का कार्यकाल उतना ही होता है जितना कि राष्ट्रपति का। यह भी सही है, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति दोनों का कार्यकाल पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष का होता है। तो उपराष्ट्रपति के पद का कार्यकाल उतना ही होता है जितना कि राष्ट्रपति का। सही है। कह रहे हैं नंबर 4 कह रहे हैं उसको एक औपचारिक महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। उपराष्ट्रपति को, ये गलत है। तो 1-4 इसमें गलत है। इसमें बताए हैं उसको एक औपचारिक महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकता है, ये गलत है। और कौन सा गलत था? उपराष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति के पास जनता के सदन के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता होनी चाहिए, ये भी गलत है। तो 1 और 4 इसमें गलत है। नेक्स्ट, इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ लो। जो राष्ट्रपति साहब होते हैं उनको हटाने का जो प्रस्ताव होता है उपराष्ट्रपति साहब को, उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए जो है महाभियोग नहीं लगाया जा सकता उनके ऊपर। इसको ध्यान रखना, महाभियोग द्वारा उनको नहीं हटाया जा सकता, इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट कथन है, क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करता है, कौन करता है? लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करता है कौन? लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करता है लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य। नेक्स्ट कथन है, कह रहा है भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में कथन देखना है। वह जो है भारत का द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदधारी है। सही है, वह भारत का द्वितीय उच्चतम पदधारी या प्रतिष्ठित पदधारी है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति के पास पद से संबद्ध कोई औपचारिक कार्य या दायित्व नहीं है, यह भी सही है। उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का निर्वहन करता है। सही है, उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का निर्वहन करता है। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की पदत्याग, अपदस्थीकरण अथवा मृत्यु के चलते राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। तो इसमें सभी चारों सही है उपराष्ट्रपति के बारे में। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की पदत्याग या अपदस्थीकरण अथवा मृत्यु के चलते राष्ट्रपति के पद पर कार्य करता है। चौथा भी सही हो गया। तो ये चारों कथन उपराष्ट्रपति के बारे में सही हैं। नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति को उसके पद से निम्न में से किसके प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है? राज्य परिषद के। उपराष्ट्रपति को उसके पद से निम्न में से किसके प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है? तो हटाया जा सकता है राज्य परिषद के प्रस्ताव द्वारा। राज्य परिषद के प्रस्ताव द्वारा, इसको समझेंगे। संविधान के अनुच्छेद 67 ख के अनुसार उपराष्ट्रपति को राज्य परिषद अथवा राज्यसभा के ऐसे प्रस्ताव द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा जिसे राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत ने पारित किया है और लोकसभा सहमत है। यानी अगर उपराष्ट्रपति को हटाना है तो राज्यसभा से प्रस्ताव पास होना चाहिए सभी समस्त सदस्यों द्वारा बहुमत से राज्यसभा प्रस्ताव पास करे और लोकसभा उस पर सहमत हो, तभी जो है उपराष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। आगे बता रहे हैं कि लोकसभा इस पर सहमत हो, किंतु इस खंड के प्रयोजन के लिए कोई प्रस्ताव तब तक प्रस्तुत नहीं किया जाएगा जब तक कि उस संकल्प को प्रस्तावित करने की आशय की सूचना कम से कम 14 दिन पूर्व उसे दे दी गई है। मतलब जब उसको 14 दिन पहले इसकी सूचना भी देंगे उपराष्ट्रपति को, तब जो है राज्यसभा बहुमत से प्रस्ताव पारित करेगी और लोकसभा उस पर सहमति देगी, तभी जो है उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है।
तो हमारा क्वेश्चन था कि उपराष्ट्रपति को उसके पद से किसके प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है, तो राज्य परिषद के। नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है राज्यसभा में। उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है राज्यसभा में। नेक्स्ट, भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तावित किया जा सकता है केवल राज्यसभा में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तावित किया जा सकता है केवल राज्यसभा में। भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तावित किया जा सकता है केवल राज्यसभा में। राज्यसभा का सभापति कौन है? उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का सभापति कौन है? उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का सभापति कौन है? उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट, निम्न में से किस एक की अध्यक्षता ऐसे के द्वारा होती है जो उसका सदस्य नहीं होता? राज्यसभा की। क्वेश्चन था, निम्न में से किस एक की अध्यक्षता ऐसे के द्वारा होती है जो उसका सदस्य नहीं होता? तो राज्यसभा की। राज्यसभा की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति द्वारा होती है, लेकिन उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। तो राज्यसभा की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा होती है जो कि उसका अध्यक्ष मतलब उसका सदस्य नहीं होता है, राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। नेक्स्ट, कह रहे हैं दोनों महानुभाव उपराष्ट्रपति बनने से पूर्व राजदूत अथवा उच्चायुक्त के पद पर रहे हैं। तो ये जो है पूर्व में राजदूत रहे हैं और उच्चायुक्त भी रहे हैं, डॉक्टर राधाकृष्णन और वीवी गिरी। इसके बाद दोनों महानुभाव उपराष्ट्रपति बने। डॉक्टर राधाकृष्णन और वीवी गिरी पूर्व में राजदूत रहे हैं और उच्चायुक्त के पद पर रहे हैं। मतलब पूर्व में राजदूत या उच्चायुक्त के पद पर रहे हैं। कौन कौन? राधाकृष्णन और वीवी गिरी। उसके बाद जो है ये जो है उपराष्ट्रपति बने हैं। उपराष्ट्रपति बने हैं राधाकृष्णन और वीवी गिरी। राधाकृष्णन और वीवी गिरी पहले जो है उच्चायुक्त रहे हैं, यानी पूर्व राजदूत रहे हैं। उसके बाद जो है उपराष्ट्रपति पद पर आए हैं वीवी गिरी और राधाकृष्णन। नेक्स्ट, किसने भारत के उपराष्ट्रपति पद संभाला है? कह रहे हैं किसने भारत के उपराष्ट्रपति पद को संभाला है। तो उपराष्ट्रपति पद पर कौन कौन रहा है? आपके रहे हैं एम हिदायतुल्लाह और शंकर दयाल शर्मा और एन हिदायतुल्लाह, ये जो है उपराष्ट्रपति पद को संभाले हैं, यानी उपराष्ट्रपति रहे हैं मोहम्मद हिदायतुल्लाह और शंकर दयाल शर्मा, ये जो है उपराष्ट्रपति पद पर रहे हैं। नेक्स्ट, मोहम्मद हामिद अंसारी भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में क्रमांक क्या है? तो ये 12वें उपराष्ट्रपति रहे। मोहम्मद हामिद अंसारी का जो है 12वां क्रम था। मोहम्मद हामिद अंसारी का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में क्रमांक था 12वां। तो हामिद अंसारी के बाद बने हैं अपने वेंकैया नायडू जी, तो इनका 13वां क्रम होगा। व्यक्ति के अनुसार 13वें क्रम के उपराष्ट्रपति हैं वेंकैया नायडू जी, और 12वें नंबर के उपराष्ट्रपति रहे हैं क्रम के अनुसार मोहम्मद हामिद अंसारी जी।